हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग हिंदी भाषा के प्रथम अध्याय को आरंभ करने वाले हैं। आज हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास हुआ, किस प्रकार से वर्तमान में जिस हिंदी भाषा का हम प्रयोग करते हैं तो वो किस रूप से हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई है। आर्य भाषा संस्कृत से हिंदी का जन्म हुआ है और आर्य भाषा संस्कृत से कैसे कैसे रूपों में गुजरते हुए वह वर्तमान मानक हिंदी का स्वरूप धारण की है, इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पूर्व हम इस शब्द पर ध्यान देते हैं कि आखिर भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं, इस बारे में हम पहले थोड़ी सी विचार कर लेते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं? वास्तविकता में भाषा भाष धातु से निर्मित है। भाषा किससे निर्मित है? यह भाष धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। क्या अर्थ होता है इसका? विचार प्रकट करना। तो भाषा भाष धातु से निर्मित हुई है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। अच्छा, अब इसी बात को ही थोड़ा सा समझ लीजिए कि भाषा का मतलब क्या है, भाषा को कैसे परिभाषित करेंगे। तो भाषा को साधारणतः हम परिभाषित कर सकते हैं। भाषा क्या है? भाषा अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम होती है। क्या भाषा? संचार की प्राथमिक वाहन होती है भाषा। तो अपने आप को व्यक्त करना, दूसरों को समझना और खुद को समझा पाना, खुद को व्यक्त कर पाना, इसी का माध्यम ही क्या है? भाषा है। इस भाषा से ही किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है और साथ ही साथ यदि यह पूरे समाज के द्वारा धारण की गई भाषा है तो उस समाज की संस्कृति को भी दर्शाती कौन है? यह भाषा। अब यह जो भाषा है, भाषा में हम बार बार यह कह रहे हैं खुद को व्यक्त करने की पद्धति है, खुद को व्यक्त करने का माध्यम है, तो जरूर इसकी कुछ क्या होंगे? अलग अलग प्रकार होंगे। अलग अलग तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? स्वयं को व्यक्त कर सकते हैं। तो व्यक्त करने के माध्यम से ही हम क्या करते हैं? भाषा को दो रूपों में हम यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। भाई भाषा को हम क्या कर रहे हैं? यह स्वयं को प्रकट करने का, स्वयं के विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। तो या तो भाषा व्यक्त भाषा हो सकती है या तो भाषा अव्यक्त भाषा हो सकती है। या तो व्यक्त होगी या तो अव्यक्त होगी। अब इस बात को समझिएगा कि कैसे व्यक्त और कैसे अव्यक्त। तो यदि कोई भाषा, यदि वह मौखिक भाषा है, जैसे कि अभी आप मुझे सुन रहे हैं, मौखिक भाषा है अर्थात जहां पर क्या हो रहा हो, जहां पर कथन हो और श्रवण हो। मैं यहां से कह रहा हूं और आप सुनते जा रहे हैं, यह हमारी मौखिक भाषा है। दूसरी व्यक्त भाषा होती है लिखित भाषा। दूसरी व्यक्त भाषा होती है कौन सी? लिखित भाषा। लिखित भाषा अर्थात दृश्य हो और वह पठ्य हो। जैसे कि आप यहाँ पर जो लिखी हुई चीजें हैं, जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वह आपको दिख रही है और आप उसको देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो कुल मिला करके यहाँ पर जो भाषा की परिभाषा हमको समझ में आ रही है कि भाषा व्यक्त भाषा वह भाषा होगी या तो वह मौखिक रूप में हो, कथन एवं श्रवण के रूप में। दूसरा, या तो वह लिखित रूप में हो, दृश्य एवं पठ्य के रूप में। और वर्तमान में हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं? मौखिक भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, साथ ही साथ में आप देख रहे हैं, जो कि मैं यहाँ लिखता चला जा रहा हूँ। तो हम पूर्ण रूप से व्यक्त भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अव्यक्त भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, यही है अव्यक्त भाषा। जैसे ही मैंने यहां पर ये आवाज निकाली और इस आवाज को संकेत रूप में आपने समझा और तुरंत आपकी नजरें यहां चली गई, यही है अव्यक्त भाषा। अर्थात अव्यक्त भाषा में हम किसको लेते हैं? अव्यक्त भाषा में हम लेते हैं सांकेतिक भाषा को, जहां पर हम बोलकर या लिखकर किसी चीज को ना बताएं, संकेतों के माध्यम से अगर हम किसी चीज को समझाना चाहें, वह होती है अव्यक्त भाषा। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स, वहां पर लाल बत्ती रुकना, हरा बत्ती चलना, पीली बत्ती तैयार रहना। तो ऐसे अगर हम देखें तो संकेत जहां जहां पर प्रयोग होते हैं, चाहे वह रोते हुए छोटे से बच्चे की हम बात करें, वह ना बोल सकता है ना लिख सकता है, लेकिन हमें उसकी भाषा समझ में आ जाती है कि उसको क्या चाहिए? अव्यक्त भाषा। या जैसे दिव्यांगजन किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, दिव्यांगजन कभी भी अगर वो लिख पढ़ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से भाषा को हम व्यक्त भाषा एवं अव्यक्त भाषा के रूप में अलग अलग बांटते हैं।
परंतु भाषा की कुछ विशेष परिभाषाएं हैं जिन पर हमको ध्यान देना चाहिए। विशेष परिभाषा अर्थात कुछ विद्वानों के द्वारा कही गई कुछ परिभाषा हैं, कुछ बताई गई परिभाषा हैं। जैसे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है कामता प्रसाद गुरु। अगर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार देखा जाए तो वे कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टता को ग्रहण करने में सक्षम हो सकता है। अर्थात समझिएगा, यहां पर खुद को प्रकट भी करना है और दूसरों को समझना भी है, तब तो वह एक भाषा हुई। ठीक है। अगर हम देखते हैं डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि अपने व्यापक अर्थ में भाषा के अंतर्गत विचारों और भावों को सूचित करने वाले वे सारे संकेत आते हैं जो देखे और सुने जा सकते हैं, वह इच्छानुसार उत्पन्न व दोहराए जा सकते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि संकेत के व्यवहार को भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कहते हैं जिन ध्वनि चिन्ह द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समस्त रूप में भाषा कहते हैं। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा कहते हैं जिनकी सहायता से विचार विनिमय या सहयोग करते हैं यादृच्छिक प्रणाली रूढ़ भाषा कहते हैं। डॉक्टर सरयू प्रसाद अग्रवाल कहते हैं भाषा वाणी द्वारा व्यक्त स्वच्छंद प्रतीकों की वह रीतिबद्ध पद्धति है जिससे मानव समाज अपने भावों का आदान प्रदान करते हुए एक दूसरे को सहयोग देता है। एक और देख लेते हैं कि डॉक्टर देवी शंकर द्विवेदी क्या कहते हैं। इनके अनुसार भाषा यादृच्छिक व प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। अर्थात इन सभी विद्वानों के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, इनके परिभाषा का अगर हम अध्ययन करते हैं, तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मानव द्वारा विचार अभिव्यक्ति के लिए ही भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा वास्तव में संचार का प्राथमिक क्या है, वाहन है। और भाषा किसी भी मानव के, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है, साथ ही साथ वह समाज के संस्कृति को दर्शाता है, किसी भी समाज की संस्कृति को दर्शाता है। इसी संस्कृति के मिल से ही क्या होती है, नई सभ्यता का विकास होता है। इसी में समयानुसार परिवर्तन आते रहता है और इसी संस्कृति के विकास के साथ, इसी सभ्यता के विकास के साथ भाषा में भी कुछ विकास का क्रम जुड़ते चला जाता है। तो आइए हिंदी भाषा के विकास के क्रम को समझते हैं। हम हिंदी भाषा के विकास के क्रम को समझने के लिए हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हिंदी भाषा का जन्म वास्तविक में देववाणी संस्कृत से हुई है। हिंदी का जन्म कहां से हुआ है, देववाणी संस्कृत से इसका जन्म हुआ है। तो संस्कृत से लेकर के वर्तमान मानक हिंदी तक पहुंचने तक की इसकी कहानी को ही हम क्या कहेंगे, इसी को हिंदी के विकास के क्रम में पढ़ेंगे। परंतु हिंदी के विकास को समझने से पहले हम भाषा के बारे में एक चीज जान ले। संपूर्ण विश्व में सभी अगर भाषाओं का हमें अध्ययन करना हो तो ऐसे तो यहाँ हजारों भाषाएं हैं। तो उन सभी भाषा का अगर हम अध्ययन करना, वैसे तो हमें अभी फिलहाल हिंदी ही पढ़नी है, लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि इन सभी भाषाओं को एक एक परिवार में बांटा गया है और इस प्रकार से संपूर्ण विश्व में 12 भाषा परिवार हैं। हमारे पास कितने, 12 भाषा परिवार हैं। अब मैं यहाँ पर आपको इन 12 के बारे में नहीं बतलाऊंगा, परंतु हमें कम से कम उन 4 भाषा परिवारों के बारे में जानना आवश्यक है जो भारत में प्रयोग की जाती है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम इस ओर नजर डाल लेते हैं कि भारत में जो 4 भाषा परिवार हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहां पर चर्चा कर लेते हैं। भारत में भाषा परिवार, देखिए ये यहां से कुछ प्रश्न बन जाते हैं और यह जानना हमारे लिए आवश्यक भी है। तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं। विश्व में कुल कितने हैं, 12, लेकिन हम केवल 4 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भाषा परिवार है हमारे पास में भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। दूसरे नंबर पर इसी में आता है, दूसरे नंबर पर इसी में है हमारे पास में द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरे नंबर पे यहां पर हमारे पास में भाषा परिवार के रूप में है ऑस्ट्रिक या आग्रेय भाषा परिवार हम कहते हैं। या आग्रेय भाषा परिवार।
चौथे नंबर पर हमारे पास में है तिब्बती भाषा परिवार। तो इस प्रकार से ये 4 भाषा परिवार हैं। वैसे तो अगर संवैधानिक रूप से बात करें तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। पहले 14 थे, बाद में 15 हुए, फिर उसके पश्चात 18 हुए थे और उसके पश्चात में वो 22 भाषा परिवार हुए। इसके बारे में आप जो है संविधान की कक्षा में बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं, कब कब कौन सा भाषा जोड़ा गया था, अंतिम में कौन सा संविधान संशोधन के तहत किसको जोड़ा गया है, इन सब बातों का अध्ययन आप संविधान में करते हैं। और अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को तो राजभाषा का भी दर्जा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, यह राष्ट्रभाषा नहीं है लेकिन राजभाषा है। तो इस हिंदी के बारे में जानने के साथ साथ हम थोड़े से अन्य भाषाओं के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, हमारे भारत में जो ये 4 भाषा परिवार के बारे में जहां हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इन्हीं को समझने के लिए थोड़ा सा ये मैप के सहारे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं भारोपी भाषा परिवार के बारे में बात करूं तो भारोपी नाम से ही समझ में आ रहा है क्या, यह भारत और यूरोप इन दोनों ही क्षेत्रों के भाषाओं को मिला करके भारोपीय शब्द का प्रयोग किया गया है। भारोप, भारत और यूरोप। तो भारत और यूरोप इन दोनों के ही बातों को अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं तो देखिएगा, प्राचीन काल में जो देववाड़ी संस्कृति थी वहां से लेकर के ये क्रम आरंभ हुआ। इसके साथ साथ इसमें यह जो भारोपी भाषा परिवार है, इसमें ग्रीक, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी, लैटिन, ईरानी, इन सभी भाषाओं का यहाँ पर भारोपी भाषा परिवार में सम्मिश्रण है। तो ये सभी जो मैंने अभी भाषाएं कही वो सब के सब भारोपी भाषा में शामिल होती हैं। साथ ही साथ इसमें कौन शामिल होता है, इन सब के साथ इसमें शामिल होता है संस्कृत। और हमें संस्कृत को जानना है क्योंकि इसी संस्कृत से बाद में बनेगी क्या, हिंदी। तो इसलिए संस्कृत के साथ साथ हमने क्या कहा, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, अरबी, ईरानी, इन सभी भाषाओं का यहाँ पर। अरे इसीलिए तो हम बार बार जब भी हम विज्ञान पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं ना कि यह शब्द लैटिन भाषा के इस शब्द से लिया गया है, यह अरबी भाषा के इस शब्द से लिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारा भाषा परिवार एक है, यही भाषा परिवार का महत्व है। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा मतभेद आता है। भारोपी भाषा परिवार के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, संस्कृत के बारे में अध्ययन करते हैं, तो 2 प्रकार के विचार हैं। जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार यह जो संस्कृत है यह आर्यों के साथ बाहर से यूरोपीय क्षेत्र से भारत में आई है। भारोपी भाषा परिवार का सदस्य जो संस्कृत है वह आर्यों के साथ में यूरोपीय क्षेत्र से, मध्य एशिया के क्षेत्र से जो है, मध्य एशिया क्षेत्र से संस्कृत का भारत में प्रवेश हुआ है आर्यों के साथ, ऐसा कहते हैं इतिहासकार। ठीक है, और वो उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि बोगाज कोई अभिलेख, जैसे कि जेंद अवेस्ता, यहाँ पर भी संस्कृत का प्रयोग हुआ है। जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ जो कि इस क्षेत्र का ग्रंथ है उसमें भी संस्कृत का प्रयोग हुआ है। अगर हम जेंद अवेस्ता की बात करें वहाँ पे भी अगर मैं बोगाज कोई अभिलेख की बात करूँ तो यह प्राचीनतम अभिलेख है और इस अभिलेख में भी संस्कृत का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ भारतीय देवी देवताओं का भी वहाँ पर प्रयोग हुआ है, नाम इंद्र, नाशत्य, मित्र, वरुण, इन सभी देवताओं का वहाँ पर नाम प्रयोग हुआ है। और वो सारे शब्द जो हम इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वैसे ही शब्दों का प्रयोग वे ऊपर करते हैं। बाद में आर्यों का आगमन हुआ और इसलिए वही भाषा परिवार की सदस्य संस्कृत भी भाषा में प्रवेश कर गई, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा। जबकि जो साहित्यकार हैं, जो साहित्यिक विद्वान हैं, उनके अनुसार संस्कृत का जन्म हमारे भारत में हुआ है और इसलिए बाकी सभी भाषाएं संस्कृत से संबंध रखती हैं और वे सब संस्कृत से जन्मने के कारण ही इस भारोपी भाषा परिवार का क्या है, सदस्य हैं। आपने देखा होगा ना, मस्ते लंदन में जो एक अच्छा खासा लेक्चर चलता है अक्षय कुमार का, क्या हमारी ज्यामिति ही बनी जियोमेट्री, त्रिकोणमिति बनी ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी। तो ऐसे शब्दों में जो समानता है वह क्यों है? वह है क्योंकि ये सब भारोपी भाषा परिवार का क्या है, हिस्सा है। तो इस क्षेत्र में मैं देख पाता हूं कि यह संपूर्ण क्षेत्र ऊपर से लेकर के यह जो संपूर्ण क्षेत्र है, ये क्षेत्र है पूरा क्या, भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा।
हमें इसमें से केवल संस्कृत को ध्यान में अभी रखना है। दूसरे भाषा परिवार की ओर अगर मैं आता हूं, द्रविड़। अच्छा, दूसरे की ओर आने से पहले एक महत्वपूर्ण बात यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा। भारत में भारोपी भाषा परिवार भारत के भाषाओं के 73% हिस्सा को घेरे हुए हैं। 73% जो भाषाएं हैं वह भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, ये हमको ध्यान में रखना है, 73%। अब मैं द्रविड़ की बात करूं तो द्रविड़ जो है 25%। कहां पर है ये द्रविड़? तो द्रविड़ के क्षेत्र में हम चले जाते हैं तो इसमें कौन कौन आएंगे? इसमें आएंगे ये मलयालम, इसके ऊपर ये कन्नड़ कर्नाटक का, ये केरल के लिए, तमिलनाडु की भाषा तमिल, और आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु। तो कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम, ये चारों जो हैं ये सब के सब आते हैं किसमें? ये चारों को मिला करके हम कहते हैं क्या? द्रविड़। और ये कितने हैं? ये 25% हिस्सा लिए हुए हैं। ये है एक भाषा परिवार। इसके अलावा अब हम देखते हैं आग्नेय भाषा परिवार। तो ये जो मध्य जो क्षेत्र है, इस मध्य क्षेत्र में जो प्राचीन काल से यहाँ हमारे भारत में जो भारतीय मूल के आदिवासी जनजातियों के द्वारा जो भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा था, वही है क्या? जिसको हम लोग मुंडा भाषा परिवार इसके अंतर्गत आता है। इन्हीं सबको कहा जाता है क्या? यहीं के जो प्राचीनतम जो रहवासी हैं उनको आग्नेय भाषा परिवार कहा जाता है, जिसमें मुंडा भाषा परिवार पूर्ण रूप से आता है। ठीक है, जितने भी जनजाति भाषा हैं वैसे भी। अगर मैं तिब्बती भाषा परिवार की बात करूं तो यह जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये पहाड़ी, आगे चल के हम इसको खस या पहाड़ी पढ़ेंगे। यहाँ पर गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली, जितनी तमाम तरीके की भाषाएं हैं वे सभी आती हैं किसमें? तिब्बती भाषा परिवार में। यदि हम इस तरीके से देखें तो ऑस्ट्रिक जो भाषा परिवार है यह भारत में 1.3% क्षेत्र पर है और तिब्बती भाषा परिवार 0.7%, 0.7% क्षेत्र में है। मुख्यतः हमको क्या देखना है? अब इस 4 भाषा परिवारों में से पूर्ण रूप से जब हम इन 4 भाषा परिवारों को अध्ययन कर लेते हैं तो हमें वास्तविकता में अब देखना कहाँ है? हमें देखना है इस भारोपी भाषा परिवार को, जहाँ पे संस्कृत को, और इस संस्कृत से ही जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इस संपूर्ण क्षेत्र की भाषाओं को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं हम लोग भारत में जो है हिंदी भाषा के विकास को। तो देखिए, भाषा का विकास किस प्रकार से होता है? हम अपने सहूलियत के हिसाब से, भाषा क्या है? प्रकट करने की शैली है। तो अपने सहूलियत के हिसाब से हम क्या करते हैं? अपने विचारों को प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं। अब इस प्रयत्न में हम कभी कभी अलग अलग प्रकार की चीज़ों को अपनी भाषा में सम्मिलित कर लेते हैं। जैसे किसी काल में सबसे शुद्ध रूप में कहा जाता था, तत्सम शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, और उस काल में हम हिंदी को ऐसे प्रयोग करते थे शुद्ध तत्सम शब्दों के साथ में। धीरे धीरे हमने देखा कि एक वक्त आया जब हमें उर्दू अल्फाजों का क्या होते गया, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हम करने लगे। और उसके बाद में वर्तमान में हम देखते हैं कि हम अंग्रेजी शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं, प्रयोग नहीं यूज़ करते हैं। अगर आपको ये हिंदी की कक्षा ना हो करके यदि आपको सामान्य रूप से अगर बोलचाल के लिए अगर हम प्रयोग करें तो हम अवश्य ही यह बात समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आज की भाषा में हमारे क्या हो गई है? आज की भाषा में अंग्रेजी शब्द प्रवेश कर गई है। और इसीलिए मैं कहता हूं क्या, ये भाषा का विकास का क्रम है। जब जब हम किसी रूप में अगर अन्य चीज़ों को अपने अंदर समाहित करते हैं या कुछ चीज़ों को छोड़ते चले जाते हैं, वही विकास का क्रम है। इसी को ही हम लोग हिंदी को संस्कृत, देववाणी संस्कृत से लेकर वर्तमान मानक हिंदी तक के सफ़र को आज हम लोग तय करने वाले हैं। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है आर्य भाषा संस्कृत से, और संस्कृत से लेकर के अभी तक के किस किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं हम उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो जब कभी भी किसी एक क्षेत्र में, किसी भी भाषा में कुछ नए परिवर्तन समाहित किए जाते हैं एवं कुछ चीज़ों को त्यागा जाता है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विकास का क्रम कहते हैं। इस विकास के क्रम को देखते हैं अगर हम, तो हिंदी भाषा के विकास को हम 3 रूपों में देखते हैं। सबसे प्रथम हम देखते हैं भाषा के विकास के इसका प्राचीन काल में, दूसरा मध्यकाल, और तीसरा आधुनिक काल में।
इन 3 चरणों में हिंदी भाषा का विकास हुआ है और इन तीनों को ही अभी हम लोग समझने वाले हैं। प्राचीन काल में अगर हम देखें तो प्राचीन काल में यहाँ पर यह संस्कृत थी, संस्कृत से इसका जन्म हुआ है, तो यह संस्कृत थी। और संस्कृत के भी 2 अलग अलग चरण थे। पहले वैदिक संस्कृत थी छांदस ऋषि के द्वारा, बाद में लौकिक संस्कृत आई पाणिनि, महर्षि पाणिनि के द्वारा। तो पाणिनि जो विद्वान थे, है ना, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी, तो उनके द्वारा जो संस्कृत थी वह लौकिक संस्कृत थी। तो इस तरीके से संस्कृत के रूप को हम देखेंगे। दूसरा, मध्य काल में हम देखेंगे इसका विकास पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पंचमेल खिचड़ी कहे जाने वाली साधुकड़ी भाषा और अंत में अवहट्ट भाषा। अवहट्ट भाषा। तो यहाँ पर मध्य में हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। पाली, फिर उसके बाद में किस प्रकार से प्राकृतिक हुई, फिर उसके बाद में अपभ्रंश, साधुकड़ी, अवहट्ट, फिर इन्हीं में से कुछ अपभ्रंशित भाषाओं का हम अध्ययन करेंगे और इन अपभ्रंशित भाषाओं के ही कुछ हिस्से को हम आगे चल के फिर एक खड़ी बोली का रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत होगी और इसी खड़ी बोली का ही क्या होते जाएगा, परिष्कृत रूप हमें हिंदी के रूप में मिलेगी। तो इस तरीके से हम संस्कृत से लेकर के हिंदी तक के इस पूरे चक्र को हम आज समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस संस्कृत के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले संस्कृत के बारे में चर्चा करते हैं तो संस्कृत में हम पाते हैं कि संस्कृत जो है पहले जो है प्राचीन काल में यहाँ पर इसके 2 रूप थे। एक तो कौन सी थी, वैदिक संस्कृत, और दूसरी कौन सी थी, लौकिक संस्कृत। कुछ चीज़ों को नोट डाउन भी करते चलेंगे आप लोग। वैदिक एवं लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के लिए मैंने कहा इनका व्याकरण किनके द्वारा बनाया गया था, छांदस ऋषि के द्वारा। और लौकिक संस्कृत जो कि बाद में बनी थी, इसके लिए अष्टाध्यायी में जिसका वर्णन है ये लिखी थी पाणिनि ने। तो देखिएगा, ये वैदिक जो संस्कृत है वास्तव में जो 4 वेदों के बाद में ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में अरण्यक का जो विकास हुआ, अंत में उपनिषद जो लिखे गए, वेदांग जो लिखे गए, तो इन सब में इस वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है। इसीलिए वेदों का और अरण्यक का, ब्राह्मण ग्रंथों का, उपनिषद का हम सभी को पढ़ पाना उतना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि वे इस संस्कृत में नहीं लिखे हैं, लौकिक संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं, वे वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। बाद में चूंकि जनता के समझ से ये परे थी, जन सामान्य के पहुंच से बाहर होते जा रही थी, बड़े बड़े विद्वान जो थे, ब्राह्मण जो थे, दर्शन शास्त्री थे, केवल वही इसको समझ पाते थे। तो इन धर्म ग्रंथों की जो संस्कृत थी उसको सरल करते हुए और उन्हीं का अनुवाद करते हुए जो वेदों में जो शिक्षा दी गई थी, उन्हीं बातों को बाद में अनेक पुराण रचे गए, वेदांग लिखे गए और इन सभी में जो है इस लौकिक संस्कृत का प्रयोग किया गया। तो लौकिक संस्कृत बाद में आई है पाणिनि के द्वारा। ठीक है बात। तो ये हम लोग संस्कृत के विकास में एक चीज देखते हैं, क्या पहले वैदिक संस्कृत थी, बाद में वह लौकिक संस्कृत के रूप में हमारे समक्ष में आई थी। इस लौकिक संस्कृत में ही बाद के जितने भी पुराण वगैरह जो रचे गए हैं वो इस लौकिक संस्कृत के थे। ठीक है बात, समझ में आ रही है ये चीज। अब देखिएगा, अगर मैं पाली की बात करूं, अगर आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल मत घबराइए। अगर आप हमारे ऐप के कंटेंट में जाकर के देखेंगे, वहां पर क्लास नोट्स वाला ऑप्शन चेक कीजिएगा और वहां पर हिंदी भाषा में आप हिंदी भाषा का विकास का जो नोट्स है वहां पर ये सारा चीज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बिना कुछ घबराए पहले ध्यान से मेरे साथ समझते चलिए। जितना आप नोट डाउन कर सकते हैं वो केवल नोट डाउन करें। फिर आते हैं हम पाली और प्राकृत में। तो देखिएगा कि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा मात्रा में समाज में बुराइयां आ चुकी थी, चाहे वह स्त्रियों का स्तर हो, चाहे वह वर्ण व्यवस्था हो। इस बात को हटाते हुए 6ठी सदी ईसा पूर्व में नए क्या हुए थे, कुछ परिवर्तन आए थे। एक धार्मिक आंदोलन का आरंभ हुआ था। यहाँ पर कुछ नए दर्शन शास्त्री आए थे, गौतम बुद्ध और महावीर जैन उनमें से एक थे। तो गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रवचन इस पाली भाषा में दिया था। ठीक है, बुद्ध जी के द्वारा जो प्रयोग किया गया भाषा है वह है पाली।
और ध्यान दीजिएगा, इस भाषा में संस्कृत का प्रयोग नहीं था। संस्कृत का प्रयोग ना करके इन्होंने क्या किया था, जन सामान्य के बीच में जो भाषा बोली जा रही थी, गौतम बुद्ध ने इसी भाषा का प्रयोग करते हुए लोगों को सिखाया। अर्थात आप बड़े बड़े मंत्रोच्चारण करके आप क्या कर रहे थे, लोगों को सिखाने का प्रयत्न कर रहे थे, जबकि वो मंत्र का अर्थ उनको जन सामान्य को समझ में आ ही नहीं रहा था। और वहां से बहुत सारी कुरीतियां आ रही थी, क्योंकि अर्थ का अनर्थ करते समय नहीं लगता है। आज भी एक एक जो संस्कृत के श्लोक है उसका लोग अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से विचार करते हैं और अपने विचारों को रख देते हैं। हमको लगता क्या है कि हाँ भाई ये इसका सही अर्थ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग अपने भी विचार उसमें प्रकट कर देते हैं। जो बात एक बार जो कही गई है, जितने सारे व्यक्ति उसका अर्थ आपको बताएंगे, वो सब उसके अर्थ को अपने अपने तरीके से बदल के बताएंगे। अर्थात उन वाक्यों के अलावा उस अर्थ में उनके हृदय की भी बातें छुपी होती हैं। इसलिए गौतम बुद्ध ने इनका प्रयोग ना करके जन सामान्य की जो भाषा थी पाली, उसी का ही इन्होंने प्रयोग किया। इन्हीं के साथ ही साथ में इन्हीं के काल में एक और व्यक्ति थे, महावीर जैन। ये जो महावीर जैन थे, स्वामी महावीर, ये जो हैं इन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग की। प्राकृत भाषा को स्वयंभू भाषा भी कही जाती है। प्राकृत को स्वयंभू भाषा भी कही जाती है, अर्थात जो स्वयं से उत्पत्ति जिसका हुआ हो, अर्थात जो जनता के बीच में सबसे ज्यादा प्रचलित हो, उसी भाषा का प्रयोग किया था जैन ने। देखो यहां से जीएस का ये प्रश्न भी बनता है कि महावीर जैन ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया था और गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया था, वो भी आपका क्लियर हो जाए आज के आज। तो इन दोनों के बाद में, पाली और प्राकृत के बाद में, यह कहना चाहिए कि प्राचीन काल के अंतिम युगों में, प्राचीन भारत के अंतिम युगों में, जैसे जैसे 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन हुआ था, उसके साथ साथ में यहाँ पर कुछ राजनीतिक बदलाव भी हुए थे। और वो राजनीतिक बदलाव मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य की स्थापना करके अंत में जैसे अरब आक्रमण आरंभ हुए थे, वहां से हम मध्यकाल लेते हैं। तो पाली एवं प्राकृत के बाद में अपभ्रंश भाषाएं हमारे समक्ष में आई। अब ये अपभ्रंश क्या है, इस बात को समझते हैं। पाली भाषा का प्रयोग गौतम बुद्ध ने किया, प्राकृत भाषा का प्रयोग महावीर जैन ने किया। इन वैदिक एवं लौकिक संस्कृत भाषा का प्रयोग भी बड़े बड़े विद्वानों ने किया। बहुत सारी रचनाएं रची गई, वेद पुराण इत्यादि रचे गए। इन विद्वानों के पश्चात में फिर कुछ नए लोग सामने आए, नए विद्वान सामने आए, जो अपने राजा के गुणगान के लिए हो, चाहे जनता को कुछ मानवीय शिक्षा देने के लिए हो। इन सभी के दौरान उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कुछ स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया, कुछ पाली प्राकृत से कुछ शब्दों को लिया, कुछ संस्कृत का प्रयोग किया। तो इस दौरान जब स्थानीय भाषा का प्रयोग ज़्यादा होने लगा, तो इसे भ्रष्ट भाषा के रूप में अपभ्रष्ट कहते हुए यहाँ के विद्वानों ने, अर्थात बड़े बड़े संस्कृत के विद्वानों ने इनके द्वारा रचित बातों को भ्रष्ट कहा, अपभ्रष्ट भाषा कहा, और वहीं से अपभ्रंश शब्द की उत्पत्ति हुई। समझिएगा बात को। अपभ्रंश मतलब इनके उत्पत्ति का कोई विशेष क्षेत्र पता नहीं चलता है, क्योंकि ये स्थानीय भाषाओं का, पाली प्राकृत संस्कृत की भाषाओं का सम्मिश्रण है। और मिश्रण होने के कारण ही इसको बड़े विद्वानों ने क्या कह दिया, भ्रष्ट, अपभ्रष्ट या अपभ्रंश भाषा कह दिया। तो ये है अपभ्रंश भाषा। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, आप उसको भ्रष्ट नहीं कर सकते, आप उसको पतित नहीं प्रतीत करा सकते। आपको किसी को नीच दिखाने की आवश्यकता नहीं है। कारण बतलाता हूं मैं। जब लोगों को जिस भाषा में समझ में आ रहा है, आवश्यकता है हम उसी भाषा का प्रयोग करें और उसी अनुरूप रहें। जैसे कि आप यदि देखिए, इस अपभ्रंश का हम अध्ययन कर रहे हैं। अपभ्रंश के बारे में बताने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ का जगह यूज कर लूँ। तो अपभ्रंश को, ये जो अपभ्रंश है, इसको समझते हैं हम लोग, जैसे वर्तमान में हम ज्ञान के बारे में किसी के भी ज्ञान का हम परीक्षा ले लेते हैं, उसके द्वारा प्रयोग किए गए भाषा का। मैंने कहा था ना, भाषा हमारे व्यक्तित्व का परिचय देती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आके आपको कहता है थोड़ा सा साइड हटना, मुझे यहाँ बैठना है, तो आप बिल्कुल साइड हट जाएंगे और उसको बड़ा सभ्य मान लेंगे। साइड शब्द उसने प्रयोग किया। अगर वही व्यक्ति आकर के कहेगा थोड़ा सा घुच तो, मेरे को यहाँ पर बैठना है, अब देखिए दोनों ने ही क्या शब्द प्रयोग किया। उसने कह दिया साइड, इसने कह दिया घुच। तो हमारे छत्तीसगढ़ी का शब्द है ये। तो चूंकि इसने छत्तीसगढ़ी प्रयोग कर दिया, आप इसको ऐसे नजरों से देखेंगे जैसे वो तो, उसके पास तो ज्ञान ही नहीं है, वो थोड़ा सा आपको छोटा व्यक्ति लगने लग जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। उसने केवल स्थानीय भाषा का प्रयोग किया था।
वही गलती तो साइड बोलने वाले ने भी गलती किया था। अगर कहना है तो शुद्ध हिंदी में कहें, दोनों ने ही मेरे को शब्द का प्रयोग किया। हिंदी में तो मेरे को होता ही नहीं है ना, कहना चाहिए था मुझे यहां बैठना है। तो बिल्कुल गलतियां दोनों ने की, अपभ्रंशित दोनों ही थे, लेकिन समाज जिसको स्वीकार कर ले वो हमको ऊंचा लगने लगता है, और समाज जिसको स्वीकार ना करे वो हमको पतित लगने लगता है। तो इसी के अनुसार मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस समय के विद्वानों ने, बड़े बड़े अच्छे विद्वान हुए थे, और उन विद्वानों ने जनता को सिखाने के लिए कुछ जन सामान्य की भाषा, कुछ संस्कृत अच्छी भाषा दोनों का ही प्रयोग करके यहाँ पे रचनाएं रची थी। लेकिन जो यहाँ के विद्वान थे, प्राचीन के जो संस्कृत के जो जानने वाले विद्वान थे, उन्होंने इसको अपभ्रष्ट कर दिया। जैसे कि हम कहते हैं, अगर कोई छत्तीसगढ़ी में बात करने लग जाए तो समझ लीजिए कि भाषा केवल एक कौशल है, एक स्किल है, जो आपको क्या बताता है, अब बतलाता है कि आप सक्षम हैं हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग करने के लिए। वो ये नहीं दर्शाता कि आप महाज्ञानी हैं। तो भाषा को लेकर के किसी को भी क्या हमको जज नहीं करना चाहिए, है ना। तो देखिए, हाँ बिल्कुल, हम अपने स्थानीय भाषा का प्रयोग करने से कतई नहीं हिचकिचाना चाहिए। और अगर शुद्ध भाषा का प्रयोग करना है तो सदैव ही शुद्ध रहे, वहाँ पर ना अंग्रेजी का प्रयोग हो, ना ही आप छत्तीसगढ़ी का प्रयोग करें, और कहना है तो पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ी का प्रयोग करें। ठीक है, तो इस अपभ्रंश से ही कैसे अब हमारी हिंदी आएगी, उस अपभ्रंशित भाषाओं के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अपभ्रंशित भाषाओं में यहाँ पर हमें कुछ विशेष क्षेत्रों में बोले जाने वाली अलग अलग चीज़ों को अब हम लोग लेंगे। ये जो हमारा संपूर्ण भारत है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अपभ्रंश का उत्पत्ति हुआ था। देखिए, एक यहां से प्रश्न बनता है, अब जहां जहां पर मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूं ना, बिल्कुल उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्षेत्र बनता है यह सौरसेनी का। सौरसेनी, ये जो सौरसेनी है, यहां पर इस सौरसेनी में कौन कौन सम्मिलित है, तो इस सौरसेनी में सम्मिलित है हमारे पास में राजस्थानी, यहां पर प्रयोग की जाने वाली ब्रजभाषा, और यहां पर प्रयोग की जाने वाली खड़ी बोली। खड़ी जिसको कि हम कौरवी भी कहते हैं, कौरवी, ये हरियाणा वाले क्षेत्र में। साथ ही साथ में बुंदेली, ये जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ये बुंदेली। तो ये जो संपूर्ण क्षेत्र बना, ये बना सौरसेनी का। देखिएगा ध्यान से, राजस्थान का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का ऊपर बुंदेलखंड का पठार वाला इलाका, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारे पास आ गया मथुरा वाला क्षेत्र। ये हम लोग लेते हैं किसमें, सौरसेनी में। दूसरा, इसी अपभ्रंश का दूसरा हिस्सा बना मागधी। यह क्षेत्र बना दोस्तों मागधी का। मागधी में कौन कौन सम्मिलित हुए, तो मागधी में सम्मिलित हो गया हमारा बिहारी, बिहार में, यहीं का उड़िया या ओडिया, यहीं का बंगाली, यहीं पर असमिया, और यहां की मणिपुरी। देखिए तो सब एक लाइन से है। तो थ्योरी में ये क्वेश्चन जब आपको पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल इस तरीके से इसको ध्यान में रखिएगा। ये है मागधी क्षेत्र, जहां पर हम बिहारी, उड़िया, बंगाली, असमिया, मणिपुरी क्षेत्र का क्या कर रहे हैं, मणिपुरी भाषा का अध्ययन करेंगे मागधी में। इन दोनों के बीचों बीच में ये जो क्षेत्र रही, यह क्षेत्र कहला गई अर्ध मागधी। यह क्षेत्र बन गई अर्ध मागधी। और अर्ध मागधी में कौन कौन सम्मिलित हुए, तो अर्ध मागधी में सम्मिलित हुए यहां प्रयोग किए जाने वाली अवध, अवधी, यहां प्रयोग की जाने वाली बघेली, इसी के नीचे यहां हमारी छत्तीसगढ़ी। ये सब आ गए कहां, अर्ध मागधी में। और जब आप छत्तीसगढ़ का प्रश्न जब बनाना आरंभ करेंगे तो इस तरीके का प्रश्न, इस तरीके की बातें आपसे पूछी जाती हैं कि छत्तीसगढ़ी किस में शामिल है, तो वह अर्ध मागधी में शामिल है। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्र में यहां पर हमें मिलती पैसाची, पैसाची। और इस पैसाची में कौन कौन शामिल है, तो ध्यान रखिएगा, पैसाची में शामिल है पंजाबी और लहंदा। ठीक है, इसके अलावा यहां पर मिलता है ब्राचड़, ये क्षेत्र है ब्राचड़ का।
ठीक है, भारत से बाहर ही से ही, परंतु भारत में भी इसका प्रयोग है। और ब्राचड़ में आते हैं कौन? सिंधी। ये लो, ये ब्राचड़ सिंधी का क्षेत्र हुआ। इसके साथ साथ थोड़ा सा हम नीचे उतरेंगे और थोड़ा सा नीचे उतर के यहां पर देखते हैं तो इस क्षेत्र में हमको दिखती है मराठी, महाराष्ट्री ग्रुप में। महाराष्ट्री ग्रुप में यहां पर दिखती क्या? मराठी। ठीक है, इस क्षेत्र में जब हम देखते हैं इस संपूर्ण अध्ययन हम अगर करें ये वाला, तो ये पहाड़ी क्षेत्र, इस क्षेत्र में हम कहते हैं इसको, इस यहां पर क्या कहते हैं? खस भाषा परिवार, सॉरी खस जो है यहां पर, तो खस जो अपभ्रंश भाषा है। खस अपभ्रंश भाषा में कौन कौन शामिल होते हैं? ये उत्तराखंड के क्षेत्र में पाए जाने वाली कौन कौन? यहां पर पाए जाने वाली गढ़वाली और कुमायूनी, साथ ही साथ यहाँ की नेपाली इत्यादि सब, ये पहाड़ी जितनी भी भाषाएं हैं वो इस खस में शामिल हो जाती हैं। तो ध्यान से इस मैप को देखिएगा, यहाँ पर आपको अपभ्रंश की जितनी भी शाखाएं हैं, अपभ्रंश की शाखा आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अपभ्रंश की शाखा में सबसे पहले हम देखते हैं क्या? सौरसेनी। दूसरा हम देखते हैं क्या? मागधी। तीसरा हम देखते हैं क्या? ये रहा अर्धमागधी। चौथे नंबर पर हम देखते हैं पैसाची। पांचवें नंबर पे ब्राचड़। छठवें नंबर पे महाराष्ट्री अर्थात ये मराठी वाला क्षेत्र। और सातवें नंबर पर हम देखते हैं किसको? खस को। और संपूर्ण भारत में ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है हमारा, ये जो है अपभ्रंश किस प्रकार से पैदा हुए थे वो हमको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर पाली और प्राकृत, देखो पाली और प्राकृत में भी तो क्या हुआ था? पाली और प्राकृत में भी तो बड़े बड़े विद्वानों ने, गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने क्या किया था? स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया था, परंतु बड़े दर्शन शास्त्री थे, उनको अपभ्रंश नहीं कहा गया। लेकिन उसके बाद के जितने विद्वान हुए जिन्होंने अपने राजाओं के गुणगान के लिए, जैसे कि आल्हा उद्दल की जो गाथा रची गई है वो राजस्थान के डिंगल पिंगल भाषा में रची गई है, उनको हम अपभ्रंश में ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके तमाम तरीके की जो रचनाएं हुई थी वो सबके सब किस में आती हैं? वो सबके सब आती हैं अपभ्रंशित भाषाओं में। और अपभ्रंशित भाषाओं में कौन किस में शामिल है, यहाँ से प्रश्न आता है। तो इसको इस तरीके से आप मैप के माध्यम से समझेंगे, आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगले बिंदु पर मैं आता हूँ सधुक्कड़ी भाषा। तो देखो ये जो मध्य जो काल आया, तो प्राचीन के अंत में और मध्य के आरंभ में एक परिवर्तन आया। परिवर्तन क्या आया कि पहले तो यहाँ के लोग, जैसे कि पृथ्वीराज रासो रचा गया, जहां पर पृथ्वीराज चौहान की खूब तारीफ की गई। एक व्यक्ति जो हमेशा से अपने हमारे भारतीय समाज में, हमारे यहाँ संस्कृति रही है कि राजा को हमेशा पिता के रूप में देखा गया है, हमेशा भगवान का दर्जा दिया गया है राजा को। और अगर राजा को भगवान का दर्जा दिया गया है तो उसके अनुरूप उनके गुणगान के लिए गाथाएं लिखी गई हैं। परंतु जब इस्लाम का प्रवेश हुआ भारत में, तो उसके बाद ये जो रचनाकार थे, ये जो हमारे साधु महात्मा थे, ये जो बड़े बड़े विद्वान थे, इनकी रुचि राजाओं से हट गई और इनकी रुचि आ गई कहाँ? एक अदृश्य शक्ति में, भगवान में आ गई। जो यहाँ पर वैदिक काल में जो कथा पुराण थे, जो इनके पात्र हुआ करते थे, उनको लेकर के इन्होंने रचना आरंभ किया। और साधुक्कड़ी भाषा, जिसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, इस साधुक्कड़ी भाषा में नए नए प्रकार के रचना आरंभ हुए। पंचमेल खिचड़ी इसे कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो अब आगे चल के क्या होने वाला है, ये जो अपभ्रंश है ना, अपभ्रंश से ही कुछ कुछ भाषाओं को लेकर के, जैसे खड़ी बोली को लेकर, ब्रज भाषा को लेकर, राजस्थानी, अवधी, इन सब की भाषाओं का अब एक खिचड़ी तैयार होगा और इस खिचड़ी को ही साधुक्कड़ी भाषा कहेंगे। और इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन थे? जैसे कि कबीरदास, कबीर के दोहे आपको सबको पता है, रहीम के दोहे आप सभी को पता है, आप सभी मीरा को जानते हैं, मीरा को जानते हैं ना, जैसे हेरी रे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। तो ये मीरा की जो कही गई बातें, देखो श्री कृष्ण जी के लिए उनकी अनन्य भक्ति थी। ठीक है, ऐसे ही कृष्ण भक्त या राम भक्त, राम जी के भक्त अधिकांशतः क्या किए? इस अवधी भाषा का प्रयोग किए। और कृष्ण जी के भक्त क्या किए? वो ब्रज भाषा का प्रयोग किए थे। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जैसी जैसे उन्होंने जो पद्मावत की रचना की थी। इसके अलावा हम देखते हैं क्या? बाबा फरीद को देखते हैं, है ना, बाबा फरीद, ख्वाजा फदरुद्दीन गंज सकर। तो ये जो
बाबा फरीद हो गए या इत्यादि जितने भी यहाँ पर क्या हुए थे, नए साधु जो आए थे, इनके द्वारा प्रयोग की गई भाषा को हम क्या कहते हैं, सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। जहां पर इनका ध्यान अब राजा से हट करके, महाराज से हट करके, उस गद्दी से हट करके परम शक्ति की ओर जब ये आगे बढ़ गए तो सधुक्कड़ी भाषा का विकास चालू हुआ। लेकिन ये जो विकास था उसमें फिर से एक परिवर्तन आया। मुगलों के पश्चात में भारत में किसका प्रवेश हुआ था, उसके बाद यूरोपीय शक्ति आए। जब यूरोपीय शक्ति आए तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हमारे भारतीय भाषा में, देखो अभी तक कितना परिवर्तन आ गया है। संस्कृत के बाद से कुछ तो पाली प्राकृत चली थी, लेकिन ये जो अपभ्रंश थी, स्थानीय भाषाओं को जो महत्व देने वाली बात थी, तो स्थानीय भाषा खूब सारी बढ़ गई। आज भी तो हम देखते हैं ना, वर्तमान हिंदी, हम छत्तीसगढ़िया लोगों की हिंदी में यदि हम छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग करें तो हम थोड़े से डाउन, हम अपने एक दूसरे को महसूस करें, एक दूसरे को ना, बाकी कोई ऐसा सोचता नहीं। क्योंकि यदि आप राजस्थानियों की हिंदी देखो तो उनकी स्थानीय कुछ वहाँ पे शब्द प्रयोग होते हैं। यदि आप बिहारियों को देखो तो वहाँ पे प्रयोग होते हैं। उत्तर प्रदेश का बोलने का तरीका अलग होता है। हिंदी का जब मैं अभी वर्गीकरण करूँगा तो आप देखेंगे हिंदी तो है ही, लेकिन उसमें अलग अलग अपने क्या हैं, शब्द हैं। तो उन शब्द को आप देखते हो, आप मूवीज वगैरह भी जब देखते रहते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ, हम अन्य शब्दों का भी प्रवेश आसानी से अपनी भाषा में करने देते हैं। और इस प्रकार से अपभ्रंश का उत्पत्ति हुई थी, बाद में सधुक्कड़ी बनी। लेकिन ये जो अवहट्ट है, इस दौरान क्या हुआ था, इस काल में अंग्रेजी सत्ता जब हम पर क्या हो गई थी, अंग्रेजी सत्ता जब हम पर हावी हो गई थी, तो हम मजबूर थे कुछ अंग्रेजी शब्दों को समझने के लिए, उनका प्रयोग करने के लिए। जैसे जब टोडरमल ने क्या किया था, भू राजस्व व्यवस्था लाया था, तो उसी समय के कुछ शब्द हैं भू राजस्व व्यवस्था में, खतौनी, बंदोबस्त, खसरा, ये जो व्यवस्था की गई है, ये सब क्या है, उसी समय के शब्द हैं। वैसे ही अंग्रेजी के कुछ शब्द अब हमारी भाषा में आने आरंभ हो गए। और ये जो शब्द हैं वो हमारी स्वेच्छा से हमारे पास नहीं आए थे, इनको जबरदस्ती हमारी भाषा में डाल दिया गया था। इसलिए क्या हुआ था, यहाँ पर विदेशी प्रभाव जो हमको देखने मिला, जबरदस्ती हमारे भाषा में जो चेंज आया, अंग्रेजी का, पुर्तगाली का, फ्रांसीसी का, उन सबको हम कहते हैं क्या, अवहट्ट भाषा का यहाँ पर निर्माण हम लोग के समक्ष हुआ था। जिस समय अंग्रेजी सत्ता बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो गई थी, अब मैं तीसरे रूप में यहाँ पर लेकर के आता हूँ क्या, आधुनिक काल। आधुनिक काल में क्या हुआ, जिस समय अंग्रेजी सत्ता हमारे ऊपर हावी हो गई थी, तो उसके पश्चात में हम सबको एकीकृत होना था। और एकीकृत होकर के 1857 की क्रांति हुई, हम सब जानते हैं। लेकिन इस 1857 की क्रांति में, देखो क्रांति को इतिहास में आप बहुत अच्छे से समझेंगे। ऐसा नहीं था कि अचानक से लोगों को समझ में आया कि हाँ भाई वो चर्बी वाला कारतूस उपयोग करना है तो चलो लड़ लिए, खत्म 1857 क्रांति। नहीं, 1857 की क्रांति के कारण का जन्म तो 1764 के युद्ध में ही हो चुका था, बक्सर के युद्ध में। जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिस समय सब कुछ ठीक था, उसके 57 के बाद से अंग्रेजी सत्ता हमारे ऊपर हावी होने लगी। और कंटिन्यूअसली क्लाइव के विजय ने क्या किया था, अब भारत में यहाँ पर अब वो लोग सत्ता हासिल कर सकते हैं, ये बात समझ में आने लगा था। ठीक है, फ्रांसीसी का भी अंत हो गया था। अवहट्ट यहाँ पर जो था, फ्रांसीसी, पुर्तगाली सब थे, डच, डेनिश सब थे यहाँ पर। लेकिन धीरे से अब जो ब्रिटिश शक्ति है उसका क्या था, यहाँ पर प्रभुत्व जमने लग गया था। बक्सर के युद्ध के बाद से ही विभिन्न प्रकार की क्रांतियां छोटी बड़ी होती रही, जिसने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। लेकिन जिस एक पहलू पर हम विचार नहीं कर पाते हैं वह है क्या, विद्वानों के, साहित्यकारों के योगदान की। क्योंकि 1857 की क्रांति में लोगों को एकीकृत करने के लिए अब इन्हीं अवहट्ट भाषाओं से अलग हट करके क्या हुए थे, नए नए पत्रिका निकाले गए थे, पत्रिका का प्रकाशन हुआ। लोगों को, वो कहा जाता है ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। भाई लोगों को पता कैसे चलेगा कि अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति शासन कर रहा है, एक आम जनता के लिए क्या था, एक राजा शासन कर रहा है, वह कर ले रहा है, फिर उसके बाद में एक दूसरे प्रकार का राजा आ गया, उनके लिए तो दूसरे प्रकार का राजा ही था। वो राजा भी कौन सा, उनका सगा रिश्तेदार था। तो अभी अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेज किस प्रकार से भारत को लूट करके जा रहे हैं, इस बात को उनको बतलाया गया। क्योंकि एक रसोई में खाना बनाने वाली गृहिणी को प्रत्यक्ष रूप से इस बात की समझ नहीं थी कि अंग्रेज हमें किस प्रकार से लूट रहे हैं या अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं। उनको धन निष्कासन का सिद्धांत, साथ ही साथ में
भारत माता की एक प्रेरणा जो दी गई, संपूर्ण भारत को माँ के रूप में बतलाते हुए उनको एक नए प्रकार का उनके अंदर एक भाव लाया गया कि हमारी भूमि पर हमारा ही शासन होना चाहिए, किसी और का नहीं, जहाँ से फिर एक लोकतंत्रात्मक आवाज़ आनी चालू हुई। तो ये सब आवाज़ आया कैसे? कहीं ना कहीं यहीं से ही भाषा के विकास के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि आधुनिक काल में अब हमारे समक्ष जो एक परिष्कृत रूप में एक भाषा आ चुकी थी वह थी खड़ी बोली। और इसी खड़ी बोली को परिष्कृत करने का जिम्मा लिया, कमान संभाल ली महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सबसे पहली पत्रिका जो प्रकाशित की गई थी सरस्वती पत्रिका, और यहाँ से अब हिंदी के व्याकरण के बारे में विचार किया गया और एक शुद्ध मानक हिंदी का यहाँ से अब क्या होने लगा, निर्माण आरंभ हुआ। खड़ी बोली के बाद से खड़ी बोली को ही आगे और परिष्कृत करके बहुत सारे रूपों में उनमें परिवर्तन ला करके एक शुद्ध व्याकरण की रचना की गई, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण योगदान था। और इस शुद्ध व्याकरण के साथ में हम शुद्ध हिंदी को अपनाते हैं, उसको पाते हैं। ठीक है, जो ये हिंदी साहित्य आगे चल के अब इतिहास में भी इसको क्या करेंगे, और इसीलिए अब यहीं से आरंभ होता है क्या, साहित्य एवं साहित्यकारों का अध्ययन, जो कि मैं अभी आपको नहीं कराऊंगा, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। किस किस प्रकार के हिंदी के साहित्य रचे गए, जैसे मैंने अभी एक पत्रिका का नाम लिया सरस्वती पत्रिका, तो ऐसे बहुत सारे पत्रिकाएं, मासिक, साप्ताहिक और फिर दैनिक पत्रिकाएं निकाली गई। बाद में कुछ उपन्यास भी लिखे गए और देश प्रेम से ओतप्रोत हो करके हमने फिर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। कुछ केवल आज़ादी के लिए नहीं, अंग्रेजों को भगाना ही उद्देश्य नहीं था, हमारे अंदर कुछ सामाजिक कुछ जागृत हमको करना भी जरूरी था। बहुत सारे परिवर्तन आज भी हमारे समाज में लाने की आवश्यकता है, जिसको लेकर के लेख लिखे जाते रहते हैं। तो ये सब क्या है, यहीं से भाषा का विकास हुआ। तो यदि इस संपूर्ण अध्ययन को अगर हम लोग 2-4 लाइन में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हिंदी जो है पाली प्राकृत अपभ्रंश भाषाओं के माध्यम से संस्कृत की सीधी वंशज है, जिसमें कि साधुकड़ी भाषाओं का, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी इत्यादि सभी भाषाओं के द्वारा इसे समृद्ध किया गया है। क्योंकि वर्तमान हिंदी में इन सब का ही प्रभाव हमको देखने मिलता है। तो हिंदी भाषा के विकास को हम लोग कैसे कंक्लूड करेंगे, किस प्रकार से हम उसको लिखेंगे कि हिंदी भाषा वास्तव में संस्कृत की ही सीधी वंशज है, जिसको कि पाली, प्राकृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली भाषाओं के माध्यम से क्या किया गया है। कुछ अपभ्रंशित भाषाओं के भी नाम लिख लीजिएगा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली इत्यादि भाषाओं से इसको क्या किया गया है, इत्यादि भाषाओं का इस पर प्रभाव पड़ा है और उसको उन लोगों ने हिंदी को क्या किया है, समृद्ध किया है। तो ये होती है भाषा। चलिए तो उन बातों पर चर्चा करते हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले थे। विभिन्न प्रकार की भाषाओं का अगर आपको परिभाषा कहे, चाहे मेंस में इससे प्रश्न आए या प्री में आपको समझने में किसी भी प्रकार से कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ऐसी कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे? देश के विभिन्न भाषाओं में पारस्परिक विचार विनिमय की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा को देश के अधिकतर नागरिक समझते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए गौरव, एकता, अखंडता और अस्मिता का प्रतीक होती है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा की संज्ञा दी है। अब देखिए, भारत की राष्ट्रभाषा ऐसी कोई घोषित नहीं है, भारत सरकार ने नहीं कहा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन अधिकांश नागरिकों के बोलने के कारण या संघ सरकार दिल्ली के द्वारा पूरे देश को बांधने वाले जो नियम अधिनियम जो भी बनाते हैं, तो हिंदी भी प्रभावी रूप से वहाँ पर देखने को हमको मिलती है। इसलिए हिंदी को हम राष्ट्रभाषा कह देते हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा मानी जाती है नहीं कहेंगे हम, मानी जाती है कहेंगे। बोली किसे कहते हैं? चलिए यहीं पर राजभाषा को समझ लेते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं? किसी बोली को व्याकरण रूप से परिष्कृत तथा शुद्ध हो जाने पर उस राज्य की सरकार अगर सरकारी कामकाज लिखित और मौखिक दोनों ही रूप में प्रयोग करे तब वह राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राजभाषा बनी थी, है ना, और इसीलिए 14 सितंबर को तो हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो प्रथम भाषा हमारी हिंदी रह गई, द्वितीय भाषा हमारी अंग्रेजी रह गई। ठीक है, तो देखो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान
इन सब में राजभाषा हिंदी है, लेकिन जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, द्रविड़ क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये जो है राजभाषा के रूप में ये नहीं है। इसलिए क्या है कि हिंदी राजभाषा हम इसको कह सकते हैं, परंतु राष्ट्रभाषा हम इसको नहीं कहेंगे। ठीक है, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर भारत में ये जो है प्रथम भाषा नहीं है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में ये प्रथम भाषा नहीं है, इसलिए हम लोग इसको राष्ट्रभाषा नहीं कहते, हम इसे क्या कहते हैं? केवल राजभाषा। क्योंकि संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 के दिन राजभाषा घोषित की गई थी। अनुच्छेद 343 के तहत भाग 17 में इसका उल्लेख है। ठीक है बात? तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला हम देखते हैं बोली किसे कहेंगे। तो किसी प्रांत की सीमा के दायरे में प्रयोग होने वाली, जिसकी लिपि ना हो, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त न हो, किसी परिवार या समाज के सीमित दायरे में प्रयोग होने वाली बोली कहलाती है। ठीक है बात? ये शासन द्वारा मान्यता प्राप्त भी नहीं है, इसकी लिपि भी नहीं है, इसलिए क्या है? बोली है। अब देखो, अगर इसकी लिपि हो भी जाए लेकिन शासन द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है तब भी बोली। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ी को हम कहते हैं। अगर जन्म से आप किसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या किसी बोली का प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी मातृभाषा कहलाएगी। जैसे छत्तीसगढ़ी हमारी मातृभाषा है, हम जन्म से इसे कहते हैं। प्रांत विशेष में अगर प्रयोग हो रही है तो प्रांतीय भाषा, छत्तीसगढ़ी हमारी प्रांतीय भाषा है, परंतु वास्तव में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त न होने के कारण छत्तीसगढ़ी एक बोली ही है। हाँ, ये बात अलग है कि अभी कुछ क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी को मान्यता दिया जा रहा है। जैसे हाई कोर्ट में आप अपना जवाब तलब जो है, अपना गवाही पेशी वहाँ पर छत्तीसगढ़ी में कर सकते हैं। तो कहीं कहीं पर इसको अब मान्यता मिल रही है और भी इसके बारे में अभी प्रयास किए जा रहे हैं। उपबोली किसे कहेंगे? मुख्य बोली के अंतर्गत आने वाली बोलियों को उपबोली कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी के जैसे उपबोलियां हैं खलहाटी, लरिया, रायपुरिया। उपभाषा किसे कहते हैं? साहित्यिक रूप से लिखित रूप में उपयोग होने वाली, साहित्यिक महत्व में रचना में उपयोग होने वाली बोली उपभाषा या विभाषा कहलाती है। कुल मिलाकर के बोली जिसमें हम लोग साहित्य की रचना कर लें, जैसे अवधी में, ब्रज में, राजस्थानी में, क्या है? ये सब उपभाषा हैं, क्योंकि ऐसी बोलियां हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े साहित्य का रचना हुआ है। परिनिष्ठित भाषा कैसे कहेंगे? देखो, जो खड़ी बोली थी उसी को परिष्कृत करके हमारी हिंदी बनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कार्यों के द्वारा, उनके मेहनत के द्वारा सरस्वती पत्रिका में जिसका प्रकाशन हुआ। तो जब कोई बोली व्याकरण के ढांचे में ढलकर परिष्कृत रूप से एक नया शुद्ध रूप धारण करती है, तब वह परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। संपर्क भाषा किसे कहेंगे? वह भाषा जिससे एक व्यक्ति एक किसी क्षेत्र या राज्य या दूसरा व्यक्ति किसी क्षेत्र या राज्य से संपर्क स्थापित करते हैं, वह संपर्क भाषा है। जैसे कि भारत के एक बड़े भूभाग में हिंदी एक संपर्क भाषा है, हम अधिकांश जगह हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, तो हिंदी संपर्क भाषा हो गई। स्रोत भाषा क्या है? स्रोत भाषा हम कहेंगे किसे कहेंगे? तो जिस भाषा के से अन्य भाषा का जन्म हो वो स्रोत भाषा है। जैसे कि संस्कृत जो है स्रोत भाषा है किसके लिए? हिंदी के लिए। लक्ष्य भाषा किसे कहेंगे? लक्ष्य पूर्ति हेतु उपयोग की गई भाषा लक्ष्य भाषा है। जैसे कि यदि भारत सरकार द्वारा कोई भी आदेश जारी किया जा रहा है हमारे लिए, कोई भी ऐसा, वैसे अभी आप देख रहे हो कोरोना काल में कंटिन्यूअसली हर सप्ताह नया नया कोई ना कोई आदेश आ ही जा रहा है अनलॉक की प्रक्रिया से संबंधित, लॉक की प्रक्रिया से संबंधित, तो वो क्या है? वो लक्ष्य भाषा। मानक भाषा किसे कहेंगे? व्याकरण रूप से शुद्ध, लेखन वर्तनी उच्चारण रूप से सम्मत, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त, समाज के शिक्षित वर्ग द्वारा बिना किसी त्रुटि के प्रयोग किए जाने वाली भाषा मानक भाषा है। और यही मानक भाषा आपके व्यक्तित्व का परिचय कराती है। प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहेंगे? ऐसी हिंदी जो प्रयोग के आधार पर अलग अलग परिक्षेत्र में अलग अलग नियमों के दायरे में बंधा हो, वो क्या कहलाती है? प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाती है। जैसे प्रशासनिक कुछ शब्दावली होते हैं हमारे पास में, सचिवालय, मंत्रालय, आदेशानुसार, ये है ना, आदेशानुसार कर कलेक्टर का साइन रहेगा नीचे में। वाणिज्यिक शब्द होते हैं जैसे मांग, आपूर्ति, कर, टैक्स। अब हिंदी में कर का मतलब क्या होता है? सूंड भी होता है, कर का मतलब हाथ भी होता है, लेकिन अगर आप इसको इकोनॉमिक्स के तरीके से देखोगे तो कर मतलब टैक्स ही समझोगे। तकनीकी शब्द उपग्रह, मिसाइल, ये सारे शब्द, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। जनसंचार या पत्रिका के माध्यम में आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि अतिरंजित। अगर किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया जाए, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाए तो उसे अतिरंजित कहते हैं। कोई महत्व का न्यूज़ अगर देना हो तो उसके लिए क्या होता है?
काटन छाटन ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये सब क्या है? ये प्रयोजन मूलक हिंदी है। कह देते हैं ना एकदम चाकू की नोक पर लूट, तो मतलब ये थोड़ी चाकू की नोक में बैठा दिए थे उसको, या आज मिर्ची हुई तेज, है ना, और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से पत्रकारिता में प्रयोजन मूलक हिंदी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने क्या क्या समझा? आज की कक्षा में हमने समझा कि हिंदी भाषा का विकास किस क्रम में हुआ, कैसे ये आर्य भाषा संस्कृत से लेकर के बहुत ज़्यादा ये क्या होते हुए परिष्कृत होते हुए हिंदी भाषा बनी है। साथ ही साथ हमने कुछ महत्व की परिभाषाओं को भी जाना है। अगले क्लास में दोस्तों हम लोग हिंदी का वर्गीकरण अध्ययन करेंगे और वहाँ से भी विशेष प्रश्न आते हैं। तो बिल्कुल आज के नोट्स अगर आपको ये नहीं नोट डाउन कर पाए होंगे तो बिल्कुल आप नोट्स वाले सेक्शन में जा करके नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।